नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ा रेल हादसा चला है। पटरी से उतरी जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस और 2 बोगियों के पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पटरी से ये ट्रेन उतरी और देर रात करीब 11 बजे ये हादसा हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गाड़ी संख्या 14813 पर पटरी से उतरी है। तो हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पटरी से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो उतरी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाड़ी संख्या 14813 पटरी से उतरी और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर है। तो बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन ये चला है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पटरी से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो उतर गई और गाड़ी संख्या है 14813 जो कि पटरी से उतरी। बड़ा रेल हादसा चला है। कोटा से ये बड़ी जानकारी। तो 2 बोगियों के पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, रात करीब 11 बजे ये हादसा हुआ, लेकिन राहत भरी खबर है कि कोई हताहत, कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या अभी अपडेट है? देखिए, जोधपुर भोपाल ये पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन आपको बता दें कि कोटा रेलवे स्टेशन पर जब एंटर कर रही थी उसी वक्त एक जो रफ्तार थी वो बहुत कर रही थी और उसी वक्त ये जो हादसा है वो घटा। तो लेकिन एकाएक जो प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ये हादसा घटा उसके बाद में हड़कंप मच गया। तुरंत जो रेलवे की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। रेलवे का जो हूटर है जो अलर्ट के लिए जारी किया जाता है वो बज उठा और इसके बाद में तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव दल जो है वो मौके पर पहुंचा, जिसके बाद में जो रेल की पटरियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ, बोगियों को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि वो जो दोनों बोगियां हैं उन्हें अलग करके जो जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस है उसे रवाना करने का काम शुरू किया गया। लेकिन देर रात तक आपको बता दें कि जो पटरी पर जो 2 बोगी नीचे उतरी थी उनको दुरुस्त करने का काम जारी रहा। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और 32 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान में हुआ है। आपको बता दें कि 72 आईएएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। तो 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये राजस्थान से, ये बड़ी जानकारी। और देखिए, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और साथ ही साथ 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। आपको बता दें कि 121 आरएएस के ट्रांसफर भी हुए हैं। 72 आईएएस और 121 जो आरएएस हैं उनके ट्रांसफर और 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो 121 आरएएस के यहां पर ट्रांसफर की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा फैसला, 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं
और आपको बताएं कि 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कहा जा रहा है कि 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें जो प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके तबादले किए गए हैं। 3 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। करीब करीब आप देखिए कि सभी जगह के जो जिला मजिस्ट्रेट है वो बदल दिए गए हैं, जिसमें आयुक्त भी हैं नगर निगम के, और जो प्रबंध निदेशक है राजस्थान भंडारण निगम के, वो भी शामिल हैं। और आप देखिए कि इसमें जो नए जिले बनाए गए थे उसके भी बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर आप देखेंगे कि राजस्थान में करीब करीब सभी जिलों के जिनमें नए जिले बनाए गए थे वो भी शामिल हैं। उनके भी जो अधिकारी हैं वो बदले गए हैं। पूरा प्रशासनिक जो निचले स्तर पर पूरा फेरबदल किया गया है, जिसमें 3 अधिकारी उनको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है, जिसमें राजेंद्र भट्ट है जैसे संभागीय आयुक्त उदयपुर, उनको प्रबंध निदेशक हैं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कन्हैया लाल स्वामी को जो है एमडी राजस्थान भंडारण निगम का दिया गया है। और जो प्रज्ञा केवल रमानी हैं, उन्हें आयुक्त टीएडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो ये बड़ी लिस्ट दी गई है, और इसमें एक तरह से बताया जा रहा है कि जैसे ही कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें विभागों का बंटवारा हुआ है, तब से इंतजार किया जा रहा था। देर रात तक ये लिस्ट तैयार की गई थी और उसके बाद में इसको जारी किया गया। और आप देखिए कि इसके साथ ही साथ जो आरएएस अधिकारी हैं उनके भी तबादले किए गए हैं बड़े पैमाने पर। तो ये बड़ा आदेश है। इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान का जो स्थानीय प्रशासनिक ढांचा है जिला स्तर पे, उसमें पूरी तब्दीली की गई है और बड़ी लिस्ट एक तरह से जारी की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, कल ही देखिए विभागों का बंटवारा और आज ही कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर भी 21 आरएएस के बताए जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में और भी तबादले या बदलाव हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल तबादले होंगे, और जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं, कल भी हमने कहा था कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। तो ये निचले स्तर पे हुआ है। बड़े स्तर पे जिसमें आप एसीएस स्तर तक मान के चलिए कि पूरा बड़ा फेरबदल किया जाएगा, और सभी एक्सरसाइज कर ली गई हैं, तैयार हैं लिस्ट करीब करीब, बस उन्हें जारी करना बाकी है। क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की इंतजार थी कि किस तरह से किस विभाग का जिम्मा किस मंत्री को सौंपा जाता है। तो कई बार जैसे अधिकारी अपने पसंद के जैसे जो मंत्री हैं अपने पसंद के अधिकारियों को पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से इन चीजों को एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही थी। तो ये निचले स्तर पर शुरुआत हुई है, जो जिला लेवल पर पूरे राजस्थान में। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बड़े स्तर पे भी अब जो है जल्दी ही लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। न सिर्फ आईएएस की, अब आप ये मान करके चलिए कि आईपीएस की, आईएफएस की भी लिस्टें जारी होंगी। तो पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है, जो पुलिस महकमा है, जो वन महकमा है, सभी जगह ठीक है अरबाज, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि बांदीकुई एसडीएम, सिकराय एसडीएम के तबादले हुए हैं और 72 आईएएस और 21 आरएएस के ट्रांसफर हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है, और कल ही देखिए विभागों का बंटवारा हुआ है और उसके तुरंत बाद ही ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ा फेरबदल हुआ है और दौसा एडीएम, लालसोट एडीएम, दौसा एडीएम, बसवा एडीएम के तबादले हुए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के ट्रांसफर हुए हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं, और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल विभागों का बंटवारा हुआ है और उसके बाद से अब देखिए नए तरीके से नई चीजें शुरू होंगी। उसी को लेकर के अब ट्रांसफर और जो फेरबदल है वो किया जा रहा है। 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। एक लंबी सूची ये सामने आई है और आने वाले दिनों में और भी बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो कई बड़ी जिम्मेदारियां और कई बड़े फेरबदल अब देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। दौसा एडीएम, लालसोट एडीएम, दौसा एसडीएम, बसवा एसडीएम, बांदीकुई एसडीएम, सिकरा एसडीएम के तबादले हुए हैं। एडीएम राजसमंद नरेश बुनकर को दौसा एडीएम लगाया गया है। साथ ही एसडीएम धौलपुर मनीष जाटव को बांदीकुई एसडीएम लगाया गया है। बसवा एसडीएम नवनीत कुमार को सिकरा एसडीएम लगाया गया है। नेहा छिपा को दौसा एसडीएम व ओम प्रकाश वर्मा को बसवा एसडीएम लगाया गया है। ये एक लंबी सूची सामने आई है, वो सूची भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है राजस्थान में। तो 72 आईएएस और 121 जो आरएएस हैं उनके ट्रांसफर किए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आशीष मोदी नए शिक्षा निदेशक, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के जो ट्रांसफर हैं वो किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। एक लंबी सूची ये सामने आई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको ये सूची दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। 72 आईएएस के तबादले, 3 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। दौसा डीएम कमर चौधरी, और देखिए ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 3 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार मिला है। तो 121 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ है और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये। और कल ही देखिए जो तस्वीर निकल करके सामने आई थी उसमें विभागों का बंटवारा किया गया था। उसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 3 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार मिला है। तो 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के ट्रांसफर हुए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको देते हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है आज। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद पर चर्चा होगी। साथ ही पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी जयपुर में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर में मौजूद है। आपको बता दें कि सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जयपुर में ही मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह, डोभाल भी जयपुर में ही मौजूद है। 28 राज्यों के डीजी आईजी इसमें शामिल होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो आईजी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। अलग अलग सत्र होंगे इसमें। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद पर भी इस सत्र में चर्चा होगी। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी भी जयपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, डोभाल भी जयपुर में मौजूद है। कई सत्र इसमें होने वाले हैं। साथ ही 28 राज्यों के जो डीजी आईजी हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कई विषयों पर चर्चा होगी, विमर्श होगी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो आईजी हैं वो भी इसमें शामिल है। कानून व्यवस्था को आने वाले दिनों में कितनी मजबूती मिले, इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। तो पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। और डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जोरों शोरों से इसकी देखिए तैयारियां देखने को मिली थी और इस बार इस कॉन्फ्रेंस की जो मेजबानी है वो जयपुर को मिली है और तमाम तरीके की तैयारियां देखने को मिली। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो आईजी है वो भी इसमें शामिल होंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और कई सत्र भी इसमें आयोजित किए जाएंगे जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। क्या अभी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जहां पर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। चूंकि आज काफी महत्वपूर्ण सत्र इसमें होने वाले हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को लेकर के आज जिस तरीके से मंथन किया जाएगा, सभी राज्यों के जो डीजीपी आईजीपी के साथ साथ जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख वो आज की कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर शामिल होंगे और जिस तरीके से चाहे वो साइबर क्राइम के मामले हों या इंटर स्टेट पुलिसिंग के जो तंत्र है उसको मजबूत करने की बात हो, या चूंकि राजस्थान में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बहुत बड़ा पार्ट है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइम की गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, तो चाहे ड्रग्स स्मगलिंग के मामले हों, गोल्ड स्मगलिंग के मामले हों, या फिर हमारा जो एक खुफिया एजेंसियों का तंत्र है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, देश की आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से कहां पर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, खासतौर पर जिन राज्यों में नक्सलाइट जो क्षेत्र हैं उन पर किस तरीके से कंट्रोलिंग पाई जाए, जिन इलाकों में जो है जहां कुछ और भी कमजोरियां हैं, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो या जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई समस्याएं हों, इन तमाम इलाकों को फोकस करके वहां पर उनको सेंट्रलाइज किया जाएगा और एक इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर भी मंथन किया जाएगा। किस तरीके से जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाए, देश की जो बाहरी और आंतरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है, इंटेलिजेंस व्यवस्था है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। चूंकि सभी राज्यों के जो डीजीपी आईजीपी के साथ साथ देश की तमाम जो बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के पदाधिकारी जयपुर पहुंच चुके हैं और सुबह 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो राज्य पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़े जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस आज महत्वपूर्ण होने वाली है, चूंकि राजस्थान के लिए इस कॉन्फ्रेंस का कुछ खास महत्व है। पिछली बार जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं घटी हैं, आपराधिक घटनाएं घटी हैं, तो अब एक सिस्टम बनाया जाएगा। बिल्कुल राकेश, कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, जयपुर के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों से संवाद किया। इसके बाद राजभवन पहुंच करके राज्यपाल कलराज मिश्र से भी उन्होंने मुलाकात की। तो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देखिए पीएम मोदी ने बीजेपी विधायकों से संवाद किया, साथ ही साथ राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भी वो मिले और तब की 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर सीएम भजन लाल शर्मा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, कलराज मिश्र भी पहुंचे थे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए राजभवन भी पहुंचे। तो 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि सीएम भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और जो बीजेपी के विधायक उनसे भी संवाद करते हुए दिखे। तो पीएम मोदी का विधायकों और पदाधिकारियों से संवाद और संवाद के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया है। पीएम के साथ 3 घंटे बिताना सौभाग्य की बात है। सीपी जोशी ने यह कहा है, पीएम का आना, कार्यकर्ताओं से चर्चा करना सौभाग्य की बात है। तो ये बड़ी बात सीपी जोशी की तरफ से कही गई है। दुनिया के लोग प्रतीक्षा करते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व से जो संगठन कुशल संगठन करता है, योजनाकार है, नीतिकार है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ 3 घंटे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बिताना, जिनका एक एक क्षण एक एक पल माँ भारती के लिए समर्पित रहता है, 3 घंटे देना एक कार्यकर्ता के नाते मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं प्रदेश के 5.25 करोड़ मतदाताओं और 8 करोड़ 10 लाख जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कोई बात हुई, मोदी जी ने किस तरह से पूछा होगा, किस तरह से जवाब दिया गया होगा पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की ओर से? देखिए उनका यहाँ आना
और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करना, यही हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। कुछ टास्क भी देखे गए होंगे मोदी जी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो फ्यूचर में किस तरह तैयार है पार्टी? उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा से कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। तो अब मोदी जी की जो सीख है धरातल पर किस तरह उतरती हुई दिखेगी? पार्टी का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सभी 60 वर्षों में जो नहीं हुआ उससे ज्यादा 10 वर्ष के कालखंड में हुआ है। तो उन योजनाओं को, उन कामों को, उन सेवा कार्यों को पार्टी का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार इस दिशा में काम करता है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से और नई ऊर्जा मिलेगी। तो प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कई जिलों का तापमान सामान्य से नीचे है। जयपुर, सीकर, चूरू का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे है। अलवर, भरतपुर का तापमान भी सामान्य से नीचे है। घने कोहरे से लोगों का जनजीवन अप्रभावित हो रहा है। तापमान कम होने से ठिठुरन बढ़ गई है। कोटा में 5 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। जयपुर के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो ये ठंड प्रचंड है क्योंकि देखिए दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और घने कोहरे से लोगों का जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। कोहरे और तापमान कम होने से ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा की अगर हम बात कर ले तो 5 दिन से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। सवाई माधोपुर में ठंड से लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। चारों तरफ धुंध भी नजर आ रही है। विजिबिलिटी भी कई जगहों पर कम नजर आ रही है। जयपुर, सीकर का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ श्री गंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। जो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है उसमें लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर तापमान सामान्य से भी नीचे पहुंच चुका है। अभी श्री गंगानगर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए आयुषी, नए साल 2024 का पहला सप्ताह गुजरने को है और पहले सप्ताह के 6 दिनों की जो हम बात करें तो देखिए श्री गंगानगर जिले में कोल्ड वेव और वेरी कोल्ड वेव की स्थितियां बनी हुई है। यहां तक कि घना कोहरा भी दिखाया गया। मैं आपको अभी की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ वेरी कोल्ड डे का एक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। हालांकि जिला मुख्यालय पर यह कोहरा उतना डेंस नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे जिला मुख्यालय से बाहर रूरल एरिया की तरफ जाएंगे आयुषी, तो यह कोहरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। और जब सड़कों पर घना कोहरा होता है तो न केवल सड़क यातायात प्रभावित होता है बल्कि जो रेल मार्ग होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, ट्रेनों के देरी की वजह चलने की वजह से रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़े हैं। दिल्ली से बीकानेर जाने वाली वाया गंगानगर वो ट्रेन लगभग 1.25 घंटे की देरी से चल रही है, तो वहीं कोटा श्री गंगानगर ट्रेन भी लगभग 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से यानी कि 7 जनवरी से प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, लेकिन उसका असर श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में 8 या 9 जनवरी को देखने को मिलेगा। उस दौरान जरूर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय होगा तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लेकिन गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में इसका असर 8 और 9 जनवरी को ही देखने को मिलेगा, यानी कि अगले 2 दिन 6 और 7 जनवरी को श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हार्ड कपकपाने वाली ठंड का दौर जारी रहेगा। सीवियर टू वेरी सीवियर कोल्ड वेव लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर कतई नहीं निकल रहे हैं, बहुत आवश्यक काम होने पर ही निकल रहे हैं। और जो लोग घरों में हैं वो भी इस हार्ड कपकपाती ठंड से राहत पाने के लिए न केवल हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं बल्कि पूरी तरह से अपने खान पान और पूरी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती